अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर वो इल्जाम सही साबित हुए तो उन चारों में से किसी एक के साथ मैं खुद उस लड़की की शादी उससे करा दूंगा। अगर उस पीड़ित बच्ची की जगह आपकी अपनी बेटी होती तब? लड़की जबान संभाल के, बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा तेरे को। बाबा भावानंद, खेल खत्म हो गया आपका। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा सबूत, अरेस्ट कीजिए इनको। एमएलए साहब, आपकी पार्टी से जुड़े 4 लोग जो कि आपके बहुत ही करीबी बताए जाते हैं, एक गरीब नाबालिग बच्ची का शारीरिक शोषण करते हैं, पर अभी तक आपकी तरफ से ना कोई टिप्पणी और ना ही कोई बयान। ऐसा क्यों? देखिए, जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन सिर्फ इल्जामों के आधार पर तो किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ना। लेकिन अगर ये इल्जाम सच साबित होते हैं तब आप क्या कहेंगे? कैसे क्षतिपूर्ति करेंगे उस पीड़ित बच्ची की जो कि आपके ही चुनाव क्षेत्र से आती है? एमएलए साहब, उसे न्याय मिलेगा, पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा। आज आपके माध्यम से, आपके इस कार्यक्रम में मैं ये घोषणा करता हूं कि अगर वो इल्जाम सही साबित हुए तो उन चारों में से किसी एक के साथ मैं खुद उस लड़की की शादी उससे करा दूंगा। वाह एमएलए साहब, वाह। वो राक्षस जिनका चेहरा वो बच्ची अपने सपनों में भी नहीं देखना चाहेगी, और आप तय करेंगे कि उनमें से किसी एक की शादी करवा दी जाए उस बच्ची के साथ, ताकि वो सारी जिंदगी उस बंदे का चेहरा देखे, ना कि सिर्फ चेहरा देखे बल्कि आदर से सारी उम्र अपना सर झुकाए। अरे आदिति जी, आप समझ नहीं रही हैं। देखिए, जिसने जिंदगी बर्बाद करी वही उसे आबाद करे, वही उसे संवारे। इससे बड़ा न्याय और क्या होगा? आप ही बताइए। एमएलए साहब, अभी एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। अगर उस पीड़ित बच्ची की जगह आपकी अपनी बेटी होती तब क्या फिर भी न्याय की परिभाषा यही लागू करते आप कि उसके दोषी के साथ ही उसकी शादी करवा देते? लड़की जबान संभाल के। एमएलए साहब, कैमरा चालू है और आपकी सारी सच्चाई कैमरे के सामने आ चुकी है। इस छोटे से कार्यक्रम के लिए तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा तेरे को, देख लेना। मैं जानती हूं कि सफर मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल सफर में आप सब हमारा साथ देंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आदिति चटर्जी आपसे विदा लेती हूं। फिर मिलेंगे। जय हिंद। काम। अरे अरे गाइस, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे, इससे कहते हैं गोरिल्ला पार्टी। जब सेलिब्रेट करना बनता हो और मौका ना मिले तो फिर कैसे करे पार्टी? ऐसे। पार्टी नो पार्टी। तुम लोगों को पता है ना, मम्मा बीमार हैं और वो घर पे अकेले हैं। आई हैव टू गो। अरे यार, डोंट वरी, हम तेरा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस यहीं पे पार्टी करें, बस 5 मिनट। टन टन। अरे, फ्लोर से फोन आ रहा है। यू गाइस कैरी ऑन, आई विल बी बैक। ओके। वाओ। कैसे है?
इस वक्त हम मौजूद है जोश 24 न्यूज चैनल के उसी पार्किंग एरिया में जहां पे अब से कुछ देर पहले ही हमारी सीनियर एंकर अदिति चटर्जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है। अब हम आपको मिलाएंगे उन चश्मदीद गवाहों से जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अपनी आंखों के सामने होते देखा है। मालविका जी, प्लीज बताइए क्या हुआ था। अदिति को सोशल मीडिया से काफी धमकी भरे मैसेजेस आते थे, कॉल आते थे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि वो सारी धमकी सच साबित होगी। ना ही अदिति ने और ना ही मैंने। हेमंत जी, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार पर हमला, ये देश के बुनियादी ढांचे पर हमला है। देश के प्रजातंत्र को खत्म करने की साजिश है ये। हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। मॉम डैड आप ठीक तो है ना? हाँ, यहाँ पर सब ठीक है। थैंक गॉड। बी केयरफुल। तुम अपना ध्यान रखना। बाय। मालविका, हाँ, तुमने मेरी गन देखी क्या? गन? तुम्हारे पास गन भी थी? हाँ थी ना, कोल्ट 90s रिवॉल्वर थी मेरे पास। तुमने देखी क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी। अंदर ही देखो ना, शायद अंदर ही होगी। अरे नहीं यार, मैं हमेशा लॉकर में ही रखता हूं। मैं नहीं है, मतलब वहां की चोरी हो गई क्या? चोरी हो गई? तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ना? नहीं, पुलिस नहीं। पुलिस क्यों? अगर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो पुलिस मुझ पे शक करेगी। नहीं, पुलिस नहीं। हेमंत, जिस दिन गोली चली थी उस दिन तुम्हारे पास किसका फोन आया था? यस। वाओ। अरे फ्लोर से फोन आ रहा है। यू गाइस कैरी ऑन, आई विल बी बैक। ओके। यस सर। सब ठीक है वहाँ? सर, अभी भी मेरी जरूरत है यहाँ पर। ओके। शायद वैसे हमें अदिति चटर्जी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी मिली है। तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें याद करूंगा मैं। वैसे वहां पर तुम्हारी जरूरत ज्यादा है तो तुम वहीं संभालो, ठीक है? टेक केयर। थैंक यू सर। सर, 8 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे जोश 24 न्यूज एंकर अदिति चटर्जी पर उन्हीं के न्यूज चैनल के पार्किंग लॉट में गोलियां मारी गई। सर, 2 गोली उनके पेट पर लगी और तीसरी गोली सीधा सर में, और इस तीसरी गोली ने उनकी जान ले ली। ब्लास्टिक रिपोर्ट से भी पता चलता है कि सर ये सारी गोलियां कोल्ट रिवॉल्वर से चलाई गई थी। अर्ली 90s की मैन्युफैक्चरिंग थी सर। उसकी एक फोटो भी है हमारे पास। ये बुलेट्स। यानी कातिल के पास ये बुलेट्स काफी वक्त से रखी हुई थी, क्योंकि इस तरह के बुलेट्स अभी इस समय में तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। यस सर। सर, अदिति अपना शिफ्ट खत्म करके
स्टूडियो से अपने घर के लिए निकल ही रही थी जब उन पर अटैक हुआ। इसका मतलब वो उन पर नजर रखे हुए थे और सही मौके की तलाश में थे, उन दोनों जर्नलिस्ट पर भी जो उस वक्त वहां पर थे लेकिन बच गए। हो सकता है सर, क्योंकि इन तीनों जर्नलिस्ट में काफी कुछ कॉमन था। ये तीनों दोस्त थे, इन्होंने एक ही कॉलेज में जर्नलिज्म की पढ़ाई की और इन तीनों ने अपने करियर की शुरुआत में भवानंद बाबा नाम के एक ढोंगी साधु पर स्टोरी की थी, जिससे इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफी अच्छा ब्रेक मिला और इन तीनों ने काफी अच्छा नाम कमाया। और एक बात सर, इन तीनों की सोल कॉमन थी, ईमानदार पत्रकार की। हो सकता है कि इन तीनों का कोई एक कॉमन एनिमी रहा हो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल हो सकता है सर। सोशल मीडिया पे डेथ थ्रेट्स मिलना इन तीनों के लिए रेगुलर अफेयर था। हमने चेक किया था, अदिति के मरने से पहले उसे 5 बार जान से मारने की धमकी दी गई थी और जब हमने आगे चेक किया तो पता चला कि वो सब फेक अकाउंट्स थे। हाँ, आजकल फैशन में है इस तरह के फेक अकाउंट बनाकर लोगों को धमकियां देना। वेल, इसके अलावा कुछ और है खास जो हमारे काम का हो? यस सर, एक थ्योरी पे काम किया है सर। ये तीनों जर्नलिस्ट इन दिनों एक ही केस में इन्वॉल्व थे सर। एक माइनर ट्राइबल लड़की जिसका गैंग रेप हो गया, मेरठ के एक छोटे से गांव से थी और यह हादसा भी वहीं हुआ और इल्जाम लगा वहां के लोकल एमएलए के 3 करीबी लोगों पर। ऐसा करते हैं कि जाया एंड महेंद्र, तुम दोनों मेरठ के उस गांव में जाकर इंक्वायरी करो। गैरी, तुम वो सारे केस को डीपली स्टडी करो जिन पर अदिति काम कर रही थी। सो इज दैट क्लियर? यस सर। हेलो सर। हाथ नहीं मिलाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। हेलो। सर, जगता सवेरा हमारी पार्टी का मुखपत्र है, आप तो जानते ही हैं, हम उसी से आए हैं। ये जो गैंग रेप केस हुआ है, इसके बारे में ना सब अखबार उल्टा सुल्टा छाप रहे हैं। पार्टी चाहती है कि उसके सफाई में हम लोग कुछ छापे। हम लोगों पे ये जो इल्जाम लगा है बलात्कार का, सरासर झूठा है। विरोधियों की साजिश है पार्टी को बदनाम करने के लिए। अरे हम तो बहुत इज्जत करते हैं महिलाओं की। महिला समझ रही है ना? हाँ। मैडम क्या हो रहा है? हट पीछे, पीछे हो जाओ, पीछे। 5 सितंबर को तुम लोग कहाँ थे? बोल पीछे बोल। आज से गांव में डांस पार्टी हो रही थी, अब पूरी रात हम लोग वहीं पे थे। क्या सबूत है तेरे पास? हाँ, कि तू उस पार्टी में था? बोल। सब मोबाइल निकालो, तुम भी तो थे पार्टी में। मोबाइल आप लोग ये देख। महेंद्र, इस फुटेज की डेट और टाइम चेक करो। और तू पीछे। सही कह रहा है ये ले। और सुन, आइंदा किसी लड़की पे गंदी नजर रखी ना, समझ ले तेरे साथ क्या हो सकता है। कभी नहीं। चल अंदर, पीछे चलो, अंदर जाओ सारे। महेंद्र चलो निकलते हैं, चलो चलो अंदर। सर, इन तीनों रिपोर्टर्स की दुश्मनों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। पहला एक इंडस्ट्रियलिस्ट अजय सिसोदिया के नाम से जुड़ा है। अदिति ने इसकी काफी शेल कंपनीज का पर्दाफाश किया था।
जिसकी आड़ में ये सिसोदिया अपना असली मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा चलाता था। इनका दूसरा केस अव्यनंद नाम के एक बाबा से जुड़ा था, जिसके आश्रम में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ करती थी। इन सब की डिटेल्स निकालो। तो अजय सिसोदिया आपके फादर थे? थे नहीं, हैं। Oh, I'm so sorry. Wow, that's really nice. ये गन्स कलेक्ट करने की हॉबी आपकी है या आपके फादर की? हमारी फैमिली हॉबी है। ऐसी कई गन्स हैं हमारे पास, लेकिन अभी कोई वर्किंग कंडीशन में नहीं है। मतलब और भी गन्स है आपके कलेक्शन में? क्या मैं जान सकता हूँ कौन कौन सी गन्स है वो? ऑलमोस्ट 1950s के मॉडल्स हैं, और ये मेरे दादाजी की कलेक्ट की हुए हैं। 50s के बाद का कोई मॉडल है आपके पास? नहीं, वो मेरे दादाजी को शौक था इन सब चीजों का। फिर उनके जाने के बाद मेरे डैड ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, 90s की एक लाइसेंस गन थी उनके पास, बट फिर उन्होंने बेच दिया था उसे। हाँ, क्या बता सकते वो गन कौन सी थी और उन्होंने किन्हें बेची? हाँ, वो 90s की कोल्ट रिवॉल्वर थी। फिर ब्रोकर के थ्रू उन्होंने मेरे डैड ने उन्हें बेच दिया। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और मेरे डैड का इससे क्या कनेक्शन? नहीं, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली ये गन्स कलेक्शंस का मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, बस इसलिए पूछ लिया। बट थैंक यू सो मच। सर, मैंने कई ब्रोकर से बात की है जो गन्स की डील करते हैं, लेकिन उससे पता चलता है कि पिछले 6 महीनों में दिल्ली में 90s की कोई भी कोल्ट रिवॉल्वर ना खरीदी गई है ना बेची गई है। तुम्हें तुम्हारी गन मिल गई क्या? नहीं मालूम, ये मैंने नहीं ली। ये आसिफ ना। हमारी पत्रकार अदिति चैटर्जी आज हमारे बीच में नहीं है। ये जो हमला हुआ, ये प्रेस की आजादी पर हमला नहीं था, ये देश की डेमोक्रेसी पर हमला था। अगर जल्द से जल्द हमने इस बारे में कुछ नहीं किया तो हमारी पत्रकार अदिति की तरह हमारी डेमोक्रेसी भी दम तोड़ देगी। अदिति की मौत को ठंडे बस्ते में डालकर भुला ना दिया जाए, उसके बलिदान को याद किया जाए, उसे इंसाफ मिल सके, इसके लिए हमने एक कैंपेन शुरू किया है, #JusticeForAditi, जहां पर आम जनता यानी आप लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, इस मामले पर अपनी राय दे सकते हैं। हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताइए और आप कहां से बोल रहे हैं ये बताइए। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, और अब तुम भी अपने गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कई साल पहले तुमने जो किया है ना, वो हम भूले नहीं हैं। अब तक हमें सब कुछ याद है, सब कुछ। हेलो, देखा आपने, लाइव न्यूज पे हमें धमकियां दी जा रही है, लाइव। लेकिन ये जो भी है, कान खोल के सुन ले कि हम उससे डरने वाले नहीं हैं, ना ही हम पीछे हटने वाले। हम हर एक झूठ का पर्दाफाश करके रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जोश 24। गैरी, टेक द चार्ज। सर। रोहन, तुमने सुना ना, सारे दरवाजे अंदर से लॉक रखना और विंडोज भी। और हाँ, कोई भी अनजान आदमी आए ना, मतलब कोई भी, किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। अंडरस्टैंड? डोंट वरी मम्मा, अजितेश मेरे साथ है, वो आज रात को यहाँ पे रुकने वाला है। आप दोनों ठीक तो है ना? बेटा रोहन, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सरकार से सिक्योरिटी डिमांड की है, ना आई होप कि ये लोग जल्दी कुछ करेंगे। ओके? और तुम्हें काम करना, जब तक कि हम वापस नहीं आते, अजितेश को अपने साथ ही रखना। जी आंटी, मैं यही हूँ। बाय बेटा। अच्छा, उस थ्रेड कॉल के बारे में कुछ नोटिस किया तुमने? क्या? मतलब वो औरत बोल रही थी कि हमें सब याद है,
उसे कैसे पता कि हमें सब याद है? मतलब कुछ याद नहीं आता तुम्हें इस बात से? रसिका, वो भी हम करके बात करती थी, लेकिन इतने सालों बाद अदिति के मर्डर केस में कहीं उसका हाथ तो नहीं है? कुछ भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि ऐसा ना हो, या फिर हो सकता है कि ऐसा ही हो। उसे ढूंढना होगा, इससे पहले वो पुलिस तक पहुंचे हमें उस तक पहुंचना होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब इतने साल बीत चुके हैं उस बात को। डू नॉट टू वरी, तुम फिक्र मत करो, मेरे इन्फॉर्मेंट्स है, वो उसे पता लगा लेंगे। और जहां कहीं भी उसे ढूंढ निकालना होगा, इससे पहले वो हम तक पहुंचे हमें उस तक पहुंचना होगा किसी भी तरह। हेलो, ठीक है, उन्हें केबिन में बिठाओ, मैं आता हूं। कौन है? क्राइम ब्रांच। किसी को धमकी देना गुनाह है, लेकिन ये गुनहगार आप लोगों पर किसी गुनाह का इल्जाम लगा रहा था। किस बारे में बात कर रही थी वो औरत? हम नहीं जानते सर, इस तरीके का काम है हमारा, हम कई सारे दुश्मन बनाते रहते हैं और हमारे हर एक दुश्मन को यही लगता है कि उनका सच दुनिया के सामने लाकर हमने उनके साथ गलत किया है। आपने तो न्यूज़ देखी होगी ना, मैंने जब उसे डिटेल्स जानने की कोशिश की तो उसने फोन काट दिया। तो वो कौन थी, कहां से थी, क्या कहना चाहती थी, एब्सोल्युटली नो आइडिया। लेकिन उसने जोर देकर कहा था कि वो कई साल पुरानी बात कर रही है। उससे भी कुछ याद नहीं आता आप लोगों को? कोई खास वाक्य, कोई खास केस? हमारे सभी केस उस वक्त के बड़े और खास केस रहे हैं। अपने करियर की शुरुआत ही हमने बाबा भवानंद जैसे हाई प्रोफाइल केस से की। उसने भी हमें धमकी दी कि वो जब भी बाहर आएगा हमसे बदला जरूर लेगा। अब ये वही मामला है या कोई और, ये हम नहीं जानते। महेंद्र, इस बाबा भवानंद के बारे में पता लगाओ। हालांकि इस वक्त वो जेल में है, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले ये 90s की कॉल्ट रिवॉल्वर उसी के पास रही हो, जो उसने किसी को दे दी हो और बाद में उसी के इशारे में शूट आउट हुआ हो। तुम ऐसा करो, जेल जाओ, बात करो इससे, देखो क्या बोलता है। यस सर। भाई धक्का काहे दे रहे हो यार? ससुरा कैदी की तो कोई इज्जत ही नहीं। वैसे आप ऐसा क्या किए थे जो इतनी उम्र में जेल में आना पड़ गया? बाबा भवानंद का नाम सुना है? हाँ सुने हैं ना, हम ही हैं। बाबा बाबा आपके दर्शन हो गए। बहुत बड़ा आश्रम था हमारा, हजारों शिष्या थी, लेकिन इन कब्रों के भूखे भेड़ियों के चलते सब खत्म हो चुका। बाबा हमें ना बहुत देर लघु शंका आ गई है, अभी आते हैं, आपकी कहानी सुनेंगे दोबारा। हाँ अरे भैया हमें जरा बाहर ले जाओ। अरे भैया निकल जाएगा तब लेके जाओगे क्या? बहुत तेज है, समझिए बात को भैया जरा। अरे यार एक बात बताओ, ये भवानंद बाबा से मिलने तो कई लोग आते जाते होंगे। पहले एक औरत आया करती थी किसी जवान लड़के के साथ, पर अब वो भी नहीं आती है, बस जब से यूं ही बैठे रहते हैं। अरे जाना किधर ये तो बताओ। इधर इधर इधर।
रसिका का कुछ पता चला? हाँ साहब। कहाँ रहती हो? दिल्ली में रहती है, चांदनी चौक में। जल्द से जल्द उसका काम खत्म करो। हाँ साहब। काम खत्म होने के बाद और पैसे दूंगा। ओके साहब। हेमंत, मुझे तुमसे बात करनी थी। बोलो। कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? बस दिमाग में एक ही बात घूमती रही कि अदिति के कातिल और तुम्हारी गन का सेम होना कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और। मालिका, तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ हेमंत, मतलब उस दिन जब अदिति और मुझ पर गोलियां चल रही थी तो तुम वहां पर नहीं थे। फ्लोर से फोन आ रहा है। यू गाइस कैरी ऑन, आई विल बी बैक। ओके। और अगर कातिल को हम तीनों को ही मारना था तो उसने तब क्यों नहीं मारा जब तुम भी वहां थे? मालिका, जो तुम कह रही हो ना तो वो सही है और ना ही लॉजिकल है। भला मैं अदिति को क्यों मारूंगा? कंपटीशन, क्योंकि अदिति तुमसे बेहतर परफॉर्म कर रही थी। मालविका, जा रे, जब तक धक्का मारता रहता है। तुम पुलिस वाले हो या अखबार वाले? और मगर आपको ऐसा क्यों? हमारे बारे में दूसरों से सवाल कर रहे थे। अगर हमारे बारे में जानना है तो हमसे सवाल पूछो। है? हम कभी झूठ नहीं बोलते, ना हमारे पास छिपाने के लिए कुछ है। एक पत्रकार का मर्डर हुआ है, सुना उस बारे में कुछ? नहीं,
आपको भी तो यहाँ लाने वाले कुछ पत्रकार ही थे ना। मुझे फंसाया गया है। मगर कोर्ट में तो सारे सबूत आपके खिलाफ थे। वो तो होंगे ही ना। हाँ? इतनी मेहनत जो की थी उन तीनों ने। कौन तीनों? आप मुझे पूरी बात बताओ। वही 3 पत्रकार, आदित्य, मालविका और हेमंत। उन तीनों ने हमें फंसाने के लिए हमारी प्रिय शिष्या रसिका का इस्तेमाल किया गया। उसके सहारे आश्रम में दस्तावेज प्लांट किए गए। रसिका, हमारे कमरे में तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं बाबा जी। कुछ नहीं? क्या छिपा रही हो? दिखा। कुछ नहीं। क्या है हाथ में तुम्हारे? पेपर? कैसे कागज है ये? अरे इसमें तो लिखा है अपराधियों से काला धन लेकर उसको सफेद करने के धंधे में हम लिप्त है। ये सरासर झूठ है। झूठ है ये। लेन देन के दस्तावेज, इसमें तो हमारे हस्ताक्षर है। रसिका, धोखे से तुमने मेरे हस्ताक्षर लिए ना। इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ कैसे कर सकती हो तुम? हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफ तो हम तुम्हें एक शर्त पे ही कर सकते हैं। ये बात कभी किसी को नहीं बताना। किसी को नहीं बताएंगे, सच बोल रहे। वरना किसी गुरु का कभी शिष्या पे विश्वास नहीं रहेगा। हम सच बोल रहे, हम इसको अपने हाथ से जला देंगे। सच में, भरोसा कीजिए। बाबा भावानंद, खेल खत्म हो गया आपका। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा सबूत। अरेस्ट कीजिए इनको। जाओ फाइल लो। सब हमने कुछ नहीं किया, हम पे कसूर है। सब मालूम पड़ जाएगा क्या किया आपने क्या नहीं किया। लेके लो इनको। उन 3 पत्रकारों ने हमें इस अपराध में फंसा दिया और हम पे दबाव डाला कि हम कोर्ट पे हमारा गुनाह कबूल करें, वरना वो रसिका को भी इस मामले में घसीट लेते। और रसिका ने तो आपके साथ धोखा किया था, तो फिर आपको उसकी इतनी चिंता क्यों थी? क्योंकि वो हमारे बच्चे के मां बनने वाले थे। कहाँ था रात भर? तुम भी तैयार हो जाओ अपने गुनाह की सजा काटने के लिए। दोस्त के घर था। दोस्त के घर? तुझे अपना मिशन याद है ना? तुझे याद होना चाहिए कि हम यहाँ पर एक मकसद के लिए आए हैं। इतनी जल्दी अपना मकसद भूल गया? नहीं माँ, याद है मुझे। उसी में लगा पड़ा हूं दिन रात। वो मेरा दोस्त रोहन, हेमंत और मालविका का बेटा है। सर, ये अजितेश भावानंद और रसिका का बेटा हो सकता है। हो सकता है कि वो अपने बाप का बदला लेने के लिए अपनी माँ का साथ दे रहा हो। उसके फोन नंबर से भी उसके घर का एड्रेस निकाल लिया सामने। हमें उसे उठा सकते? बिल्कुल नहीं। अगर रसिका मुजरिम है और भावानंद का बदला लेने के लिए उसने अदिति को मारा भी है, तब भी हमारे पास उसके खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा कुछ नहीं है। वो कोर्ट से इजीली छूट जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो अपनी जगह से बाहर निकले और एक्शन करने पर मजबूर हो जाए। राइट सर। ईशा, सब ठीक है वहाँ? कोशिश कर रही हूँ सर। वैसे ये वक्त तो नहीं है, फिर भी ये एक फेवर चाहिए था तुम्हारा। यस सर। आज की सबसे बड़ी खबर अदिति चैटर्जी शूटआउट से जुड़ी हुई। हमारे चैनल द्वारा चलाए जा रहे कैंपेन #जस्टिस फॉर अदिति रंग लाई। हमारी इस खबर के आने के बाद सरकार हरकत में आई और उसने एक
फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दिया है जो इस मामले की सुनवाई करेगी। हमारी सरकार और कोर्ट से ये अपील है कि ये आरोपी बाबा भावानंद को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा दी जाए। अजितेश, अजितेश, ये सुना तुमने? अब आखिरी वार करने का समय आ चुका है। ये लोग फिर से तुम्हारे बेगुनाह पिता को सजा दिलाने जा रहे हैं और इस बार तो फांसी की सजा। हमारे पास आखिरी मौका है तुम्हारे पिता का सच और इन लोगों का झूठ दुनिया के सामने लाने का। इन लोगों को अपने कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए, वैसे ही जैसे उसे दी थी। नहीं, इन लोगों के लिए मैंने और कुछ सोचा है। यानी हमारे दुश्मन को हमारी खबर लग चुकी है। हमें इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। आइए आइए आंटी, यही है OTV चैनल। ऐसा चल आ जाइए। चल तो क्या आप लोग कौन हो? आप लोग किससे मिलना है? ये मेरे साथ है। अच्छा हाँ चल। जोश 24 न्यूज एक बार फिर से बाबा भावानंद की फांसी की सजा की मांग करता है। कहने को तो ये बाबा तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन वो वहां एक स्पेशल सेल में रह रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट का आनंद ले रहा है, तो अपने अगले गुनाह को अंजाम देने की प्लानिंग भी कर रहा है। तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि गुनहगार बाबा भवानंद को कड़ी से कड़ी सजा सुनाने की मांग करें। और उन गुनहगारों का क्या जिनके गुनाह आज तक जनता के सामने नहीं आ पाए। लाइट ऑन करना। रोहन, मॉम, डैड, क्या कर रहा है? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप दोनों की। रितेश क्या कर रहा है? चल। रितेश ये क्या कर रहे हो तुम? सर हमें चलना चाहिए वहां पे। बाद में, शो खत्म होने के बाद। सर उसके हाथ में गन है, वो कुछ भी कर सकता है। जानता हूं मैं गई। मालवी का जीत चली है। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो ना, तो शुरू से शुरू कीजिए। बताइए जनता को अपना झूठ और मेरे पापा बाबा भवानंद की सच्चाइयां। बोलिए। कॉलेज पास आउट थे हम तीनों, मैं, अदिति और मेरे पति हेमंत। जर्नलिज्म के डिग्री लेकर निकले ही थे कि मेरठ में बाबा भवानंद का बहुत नाम हुआ करता था। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनके आश्रम में कोई भी गलत धंधे या फिर कोई भी गलत सलत काम होता है तो हम जनता के सामने दिखाएंगे, तो हम तीनों का करियर सेट हो जाएगा। हेमंत जी, अब आप बताइए। वहां जाकर
जब हमने जांच पड़ताल की तो कुछ भी गलत नहीं मिला। तुम्हारे पापा एक बहुत महान साधु थे। हमारे मन में ख्याल आया कि इस गलत को सही कैसे बनाया जाए। सो सॉरी। मालविका जी, इसके आगे का आप बताइए। फिर हमें आश्रम में तुम्हारी माँ रसिका मिली, जिसके साथ हमने हाथ मिलाया और दोस्ती कर ली। उसके बाद ब्लैक मनी के फर्जी पेपर्स बनवाकर हमने पुलिस को दिए और पुलिस ने तुम्हारे पापा को यानी बाबा भवानंद को अरेस्ट कर लिया और वही जाली कागज हमने कोर्ट को भी दिखाए। उन्होंने सच मानकर तुम्हारे पिताजी बाबा भवानंद को जेल में डाल दिया। चुप क्यों हो हेमंत अंकल? इसके आगे की कहानी आप बताइए। क्या किया आपने मेरी माँ के साथ? So sorry. I'm so sorry, रसिका। मैं बताती हूँ। इन लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया। इनको पता चल गया था तू मेरे पेट में था और इसी बात का इन लोगों ने फायदा उठाया और तुम्हारे पिता से सारे जुल्म कबूल करवाए जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे और यहाँ तक कि खुद मुझसे उनके खिलाफ गवाही दिलवाई और मुझे बोला कि अगर मैंने इन लोगों की बात नहीं मानी तो मुझे भी फंसाकर जेल में भेज देंगे और मैं नहीं चाहती थी कि तेरा जन्म जेल में हो और तेरे पिता भी नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने मजबूरी में इन लोगों की बात मानी और तेरे पिता को कड़ी सजा हुई। इस गन को तो पहचानते हो ना अंकल? 90s की कोल्ड रिवॉल्वर। आपकी साथी अदिति, उसको उसके किए की सजा इससे ही दी थी। और अब तुम्हारी बारी है। सब सब माँ इस पे तो नकली गोलियां हैं। रोहन, तो ठीक है? ठीक है। मतलब आपने असली गोलियों की जगह नकली गोली रख दी? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ना सच्चाई सामने आती ना ही इंसाफ मिलता। देर से ही सही, लेकिन बाबा भवानंद का भी इंसाफ पर उतना ही हक है जितना कि अदिति का। इसी तरह सबको इंसाफ मिल गया और किसी का खून भी नहीं बहा।